चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 के फिज़िक्स का। उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें जो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें कहते हैं कि अ मास हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइब्रेट 15 टाइम्स इन 12 सेकंड। कैलकुलेट। पार्ट ए में कहते हैं द फ्रीक्वेंसी, बी में कहते हैं द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि अ मास हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, एक मास है, एक बॉडी है, वो एक स्प्रिंग के साथ हमने टच किया है और वो हैंग कर रही है, लटक रही है। ठीक है, तो कहते हैं जब हम इसको वाइब्रेट करते हैं, सही ना, जिसको हमने ऐसे नीचे की तरफ खींचा फिर इसको छोड़ दिया तो ये अप एंड डाउन मोशन करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट्स करती है 15 टाइम्स, 15 टाइम्स यानी 15 मरतबा ये वाइब्रेट करती है इन 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड में ये 15 टाइम्स वाइब्रेट करती है, यानी 12 सेकंड में ये 15 वाइब्रेशन करती है, 12 सेकंड में ये 15 वाइब्रेशन करती है। तो क्या करें, दी फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी को मालूम करें और पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, आप टाइम पीरियड को मालूम करें। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक सेकंड में ये कितनी वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा। 12 सेकंड में तो 15 वाइब्रेशन करता है, तो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन करेगा, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन से क्या मुराद है? पीरियड ऑफ वाइब्रेशन से मुराद ये है कि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम लेता है, यानी यहाँ पर 15 वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए 12 सेकंड लेता है, तो एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लेगा ये हमने मालूम करना है। तो हम इसकी सलूशन इस तरह करते हैं। हमें गिवन डेटा क्या दिया है इस सवाल में, इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन डेटा क्या दिया है? हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दिए गए हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, उसको मैं जाहिर करता हूं कैपिटल N से। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी दी गई है? 15। और टोटल टाइम इन वाइब्रेशन के लिए, 15 वाइब्रेशन के लिए, उसको मैं जाहिर करता हूं स्मॉल t से, और वो है 12 सेकंड। ठीक है, 12s यानी 12 सेकंड। रिक्वायर्ड क्या है? व्हाट इज रिक्वायर्ड? हमसे क्या मांगा गया है इस सवाल में? फ्रीक्वेंसी को आप मालूम करें, यानी आप f को मालूम करें। ठीक है, और सेकंड क्या मालूम करना है? टाइम पीरियड को, और टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, जब हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिए गए हो और टोटल टाइम दिया गया हो, तो फ्रीक्वेंसी हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं, सही ना। फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी व्हेन number of vibrations and total time is given or given, तो फिर क्या फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी के लिए? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n बाय t। n नंबर ऑफ वाइब्रेशन को जाहिर करता है और t जाहिर करता है टोटल टाइम को। तो f हमारे पास क्या हो जाएगा? f हमारे पास हो जाएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 15 है, ठीक है, और टोटल टाइम t उसके लिए 12 सेकंड है। तो f इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 12 करें तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? इससे हमारे पास आ जाएगा 1 पॉइंट, सही ना। ये हमारे पास 15 डिवाइड बाय 12 हम इधर करते हैं, तो ये 12 1 are 12, ये 3 0 पॉइंट लगा लें, 0 लगा लिया, और ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? 24, ठीक है, इधर से 6 आ जाएगा, 0 लगा दो, सही ना, इधर से 5, तो 1.25 पर सेकंड, सही ना। और 1 पर सेकंड जो है ना, ये किस चीज़ के बराबर होता है? ये बराबर होता है हर्ट्ज़ के, सही है ना। तो f इक्वल टू 1.25
1/s, सही ना, इस तरह 1/s ये बराबर होता है किस चीज़ के, हर्ट्ज़ के बराबर होता है। इसको हम hz से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1.25 हर्ट्ज़ आ गए। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में ये 1.25 वाइब्रेशन करता है। अब हम नेक्स्ट टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 इसका जो पार्ट सेकंड है उसमें हमने टाइम पीरियड को मालूम करना है। देखो, जब हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिए गए हो और उसके लिए टोटल टाइम दिया गया हो, सही ना, तो फिर हम टाइम पीरियड को कैसे मालूम करेंगे, सही है ना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, यानी व्हेन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, एंड टोटल टाइम आर गिवन, ये हमें दिए गए हो, तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होगा T/n, इस तरह होगा, ठीक है। तो T इक्वल टू, सही है ना, स्मॉल t टोटल टाइम 12 सेकंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एन वो 15 है, तो 12 डिवाइड बाय 15 करें, इससे क्या आता है 12 डिवाइड बाय 15, ये हम करते हैं। तो देखो ये 12 है और ये 15 है, सही है ना, नहीं हो रहा तो पॉइंट लगा दे, जरा 0 लगा दे। अब 15 जो है ना 120, इसको आप 15 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, तो ये राउंड अबाउट 15 8 से मल्टीप्लाई करें, ये 8 5 are 40, 8 1s और 8 और 4 ये 12, तो ये 120 ये 8 पे होता है, तो 120, सही ना, ये आ गया 0.8। सो 12 डिवाइड बाय 15 जब हम करते हैं तो इससे 0.8 सेकंड आता है। इसका मतलब है कि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए ये कितना टाइम लेता है, 0.8 सेकंड। अच्छा, टाइम पीरियड को हम दूसरे फार्मूले से भी हम मालूम कर सकते हैं। इधर पहले पार्ट में हमने फ्रीक्वेंसी मालूम किया, जब फ्रीक्वेंसी हमें मालूम हो तो फिर टाइम पीरियड को हम कैसे मालूम करते हैं, सही ना। तो सेकंड मेथड, ठीक है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नोन, सही ना, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम हो, फ्रीक्वेंसी इज नोन, ठीक है, देन टाइम पीरियड हम कैसे मालूम करेंगे। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला T इक्वल टू 1/f, तो T इक्वल टू 1/f की वैल्यू हमने मालूम किए थे पहले पार्ट की, तो वो हमारे पास क्या आई थी, 1.25 हमारे पास हर्ट्ज आई थी, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 1.25 करें तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 0.8 सेकंड ही आएगा। इसको आप कैलकुलेटर से कर ले तो 0.8 सेकंड आएगा। ये सेकंड किस तरह आएगा, ये 1.25 हर्ट्ज 1/सेकंड के बराबर होता है, ये उलट हो जाएगा तो ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो 0.8 सेकंड ये आता है, 1 को आप 1.25 पे डिवाइड करें तो 0.8 सेकंड आ जाएगा इससे। क्लास 10 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नंबर 2 है, प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें कहते हैं अ स्प्रिंग रिक्वायर्स a force of 100 Newton to compress it to displacement of 4 centimeter. What is its spring constant? अच्छा, इस प्रॉब्लम में हमें कहते हैं कि एक स्प्रिंग है, सही है ना, रिक्वायर्स 100 न्यूटन फोर्स, एक स्प्रिंग को 100 न्यूटन फोर्स चाहिए टू कंप्रेस इट, कंप्रेस करने के लिए, इसको दबाने के लिए
कितना फोर्स चाहिए, 100 न्यूटन फोर्स चाहिए टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग को 4 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करने के लिए 100 न्यूटन फोर्स चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर तक कंप्रेस करने के लिए 400 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट के तक कंप्रेस करने के लिए इसको कितना फोर्स चाहिए, 100 न्यूटन फोर्स चाहिए। व्हाट इज इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। देखो एक स्प्रिंग है, सही है ना, मिसाल के तौर पर ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, सही है ना, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, इस पर हम 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। जब 100 न्यूटन फोर्स हम इस पर लगा लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ये कितना कंप्रेस होता है, कितने डिस्प्लेसमेंट तक कंप्रेस होता है, 4 सेंटीमीटर तक क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। तो कहते हैं कि आप क्या मालूम करो, आप स्प्रिंग कांस्टेंट के मालूम करो। तो हमें जो गिवन डेटा है इस सवाल में, तो वो है फोर्स कितना है, फोर्स F 100 न्यूटन है, सही है, और डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, वो है x 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, 4 सेंटी प्रीफिक्स है, इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू 10⁻² लगा लेता हूँ और ये मीटर। तो x की वैल्यू मीटर में हमारे पास 4 × 10⁻² मीटर ये आ गई, ठीक है, हम ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, सही है ना। फिर रिक्वायर्ड डेटा में हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डेटा क्या है, इस सवाल में हमसे क्या मांगा गया है, सवाल में हमसे ये मांगा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट आप मालूम करें, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के आप मालूम करें। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, देखो जब हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, इस पे हम 100 न्यूटन फोर्स लगा लेते हैं, ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम हुक्स लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास क्या है, बाय हुक लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है, F = kx, ठीक है। इधर से हम k को मालूम करते हैं, तो कैसे हम मालूम करेंगे, x पे दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा F/x, kx/x, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k = F/x, k = अब इसमें F की वैल्यू 100 न्यूटन लगा लें, सही है, और x की वैल्यू 4 × 10⁻² मीटर लगा लें, k = सही है, अब 100 डिवाइडेड बाय 4 कर ले, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 25, 100 डिवाइड बाय 4 करें तो इससे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 25 आता है, सही है ना, इनटू न्यूटन, और ये 10⁻² है मीटर, 10⁻² को आप ऊपर लेके जाए तो k = 25, 10⁻² ये क्या हो जाएगा, +2 न्यूटन पर मीटर। अब ये भी सही है ना, ये आंसर भी हमारे पास k की ये वैल्यू भी सही। अच्छा देखो, k की वैल्यू हमारे पास आ गए 25 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अब देखो पॉइंट इधर है, सही ना, इसको मैं एक डिजिट इधर लेके आता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2.5, सही है। अब मैंने जो पॉइंट की ओरिजिनल पोजीशन थी उसके को मैंने शिफ्ट किया लेफ़्ट साइड की तरफ, तो इधर मैं 10⁻1 जो है ना लगाऊंगा,
और ये 10⁻², तो पहले से है न्यूटन पर मीटर। तो K इक्वल टू, ये उसूल है ना, साइंटिफिक नोटेशन का उसूल है, जब आप पॉइंट को अपने ओरिजिनल पोजीशन से लेफ्ट साइड की तरफ, तो 1 डिजिट आप लेके जाते हो तो 10⁻+1 मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 डिजिट हम इधर लेके आते तो 10⁻+2, सही है ना। और अगर राइट साइड पे हम इसको लेके जाते हैं तो फिर यहाँ पर माइनस साइन, सही ना। और जितने डिजिट हम लेके जाते हैं तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो पावर 10 का, ठीक है। तो 2.5, 10⁻1+2, इधर से एक 10 बेस मैंने ले लिया और 1, और इनके ये पावर ऐड हो गए न्यूटन पर मीटर। तो मेरे पास K की जो वैल्यू आ गई वो 2.5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर ये आ गई। और बुक में ये आंसर गिवन है, इस तरह आंसर गिवन है, ठीक है।